हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, बात करने वाले हैं आज ईवीएस पेडागोजी के प्रश्नों की। जी हां, जो कि हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि हमने आपके 210 प्रश्न कर रखे हैं। क्या है, 210 प्रश्न कर रखे हैं। आज हम करेंगे 211वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। मैं बता दूं आपको, हमने क्या है, आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम था, जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम था 5 जुलाई को होने वाला था, उसको लेकर के एक सीरीज़ शुरू करी थी। क्या है, 300 प्रश्न सेलेक्ट किए थे। उसमें क्या है, 300 प्रश्न सेलेक्ट किए थे, जो कि आपके ईवीएस पेडागोजी के थे। ठीक है, जो कि आपके 5 जुलाई के एग्ज़ाम को लेकर हुए थे। ठीक है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, तो लेकिन आपकी सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू चल रही है। तो बिल्कुल आज करेंगे, हम क्या करेंगे मैं बता दूं। हमने इससे पहले आपके वीडियो के 13 पार्ट कर रखे हैं। क्या है, 13 पार्ट कर रखे हैं, जिसमें हमने 210 प्रश्नों को उसमें कंप्लीट कराया हुआ है। तो जाकर ज़रूर देखेंगे। जितने साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो बिल्कुल जाकर ज़रूर देखेंगे। आज वीडियो का क्या है, 14वां पार्ट हम करेंगे। क्या है, 14वां पार्ट करेंगे। 211वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल जो साथी इस सीरीज को कंप्लीट कर रहे होंगे उनको पता होगा कि एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम को लेकर। क्या है, सीटेट एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, तो बिल्कुल क्या है, जितने साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंच सके। बिल्कुल यहाँ पर आपकी बात होती है बिल्कुल शिक्षक भर्ती की। आपके सीटेट से जो है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सीटेट को लेकर, सारी आपकी क्लास जो है प्रॉपर चल रही है। तो बिल्कुल प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आपकी टेट, सुपर टेट और जो है सभी जितने भी शिक्षक भर्ती एग्जाम है, सारी तैयारी आपकी इस चैनल पर कराई जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल अपने साथियों को भी ज़रूर जोड़ेंगे। ठीक है, तो बात को ख़त्म करते हैं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 211 प्रश्न स्टार्ट करेंगे। 210 प्रश्न हमने पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। ईवीएस पेडागोजी सीरीज नाम से क्या है, प्ले लिस्ट है, बिल्कुल आप जाकर ज़रूर देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे कि ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा। तो बिल्कुल समझेंगे। यहाँ पर कह रहा है सबसे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रभावी अधिगम होगा। तो मैंने आपको पीछे बता रखा है, क्वेश्चन आपके ऐसे पूछ लेता है कि प्रभावी अधिगम क्या है, महत्वपूर्ण कथन कौन सा है, उद्देश्य सबसे सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। मतलब इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछ लेता है आपके ईवीएस में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा। देखिए, मैं क्वेश्चन को क्यों पढ़ के बताता हूँ आपको 2 बार या जितने भी बार मैं आपको क्वेश्चन क्यों समझाता हूँ, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, अगर आप पे आंसर नहीं भी आ रहा है, तो बिल्कुल आप समझ कर, क्वेश्चन को समझ कर आप आंसर ज़रूर लगा देंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें बिल्कुल समझते हुए चलेंगे इस चैनल पर। बिल्कुल जिस प्रकार से आपकी जो है, कह सकते हैं, जो नए साथी हैं हमारे, जिनको कुछ पता नहीं है, सारी चीज़ें उस प्रक्रिया के द्वारा आपको पढ़ाई जाती है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी प्रक्रिया जो है आपकी जो सीटेट को लेकर हम करा रहे हैं, वो आपको कठिन ना लगे। ठीक है, तो बात करेंगे पहले ऑप्शन की, संबंधित मामलों समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना। ऑप्शन बी देखेंगे, संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। ऑप्शन सी हमारा है कि संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन। ऑप्शन डी हमारा होगा कि विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो बिल्कुल जो साथी हमारे चैनल पर क्या है, पहले से ही जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा, तो बिल्कुल बताएंगे। देखिए कौन सा आपका आंसर सही होगा, तो कहेंगे ऑप्शन डी से होगा, विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। अब मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर बात आ रही है कि विद्यार्थियों से समूह परियोजना। देखिए, मैंने, अगर आप ये क्लास कर रहे होंगे, पहले भी आपने क्लास कर रहे होंगे, मैंने आपको बता रखा है कि वहाँ पर आपको क्या करना है, समूह परियोजना के द्वारा कोई भी आपको कार्य, मतलब आपको कहीं भी समूह परियोजना देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जहाँ पर क्या है, समूह में रहकर जो बच्चे को द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो, वो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। मैंने बता रखा है, बच्चा जिस क्या है, स्वयं करके कोई चीज़ सीख रहा है, वो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। बच्चे को किसी कार्य के लिए अवसर दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका आंसर सही होगा। बिल्कुल आप समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, मतलब बच्चा जो है स्वयं किसी कार्य को करने के लिए क्या है, खुद कह रहा है कि मैं जो है ये कार्य करूँगा, एक प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो वो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। जहाँ पर बच्चा स्वयं कर रहा है, चाहे क्या है, स्वयं कर रहा है, स्वयं खोज रहा है, तो वो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। बात करेंगे पहले ऑप्शन की, संबंधित मामलों समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना। बिल्कुल नहीं लगाएंगे, वीडियो फिल्म इससे संबंधित नहीं है। मैं बता दूं, देखिए
यहाँ पर सामाजिक असमानता पर अधिक बल देने से निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा। सामाजिक असमानताओं की बात आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। संबंधित मामलों समस्या पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, मैंने बता रखा आपको, भाषण व्याख्या इस प्रकार का कोई भी ऑप्शन नहीं लगाना है। संबंधित मामलों क्विज प्रतियोगिता संचालन तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बात सामाजिक असमानताओं से संबंधित आ रही है। तो क्या है, कुछ प्रतियोगिता की इसमें आप बात नहीं करेंगे, तो बिल्कुल आपका आंसर डी सही हो जाएगा। विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। जब बच्चा स्वयं उस चीज़ को अनुभव करेगा, देखेगा, तो क्या है, वह आसानी से उस चीज़ को समझ पाएगा। तो मैं आशा करता हूँ बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी छात्र ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की। तो बिल्कुल ऐसे देखिए कुछ पॉइंट दे रखे हैं जिसमें आपको बताना है कौन कौन से पॉइंट आपके इसमें सही होंगे। तो ए पॉइंट हमारा है कि अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी क्या है, 2348 किलोमीटर है। और बी पॉइंट देखेंगे हम, इस दूरी पर रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। और सी हमारा पॉइंट है, उस दूरी से रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है। और डी हमारा है, रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बिल्कुल बताएंगे, देखिए मैं आपको यहाँ बता दूँ, अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी आपकी क्या है, 2348 किलोमीटर है। बिल्कुल बात आपकी सही हो जाएगी। बात करेंगे बी पॉइंट की, इस दूरी पर रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है, नहीं बताएंगे, क्योंकि आपकी ये दूरी जो होती है वो 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है, जो आपके सी पॉइंट में दे रखा है। बात करेंगे डी पॉइंट की, रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, बात सही है। तो बिल्कुल बता देंगे इसमें, देखिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा, कहेंगे सर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझेंगे कि अगर अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी की बात आ जाए कितनी है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाता है, तो बताएंगे 2348 किलोमीटर, ठीक है। या ऐसे पूछ लेगा कि इस दूरी से रेलगाड़ी क्या कितने घंटे में पहुँचती है, तो बताएंगे 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ ही जाता है। रेल टिकट मतलब कुछ भी ऐसे पूछ लेगा कि जिसके बारे में क्या बच्चे को जानकारी देने की उसमें बात हो रही होगी, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें देखिए मैं दिखा दूँ क्वेश्चन आपको, कुछ क्वेश्चन बड़ा है, इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, क्या है, कुछ पॉइंट दे रखे हैं जिसमें हमें बताना है कौन कौन से इससे संबंधित हैं। तो ये है हमारा कि टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, ठीक है। क्या है, टिकट बुक कराने वाली जो तारीख है वो, और क्या है, यात्रा शुरू करने की तारीख वो भी आपकी इसमें होती है। और बी हमारा है कि डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। और सी हमारा है कि यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग। और डी हमारा है कि ट्रेन का नंबर और नाम का स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम, मतलब जहाँ से जो है व्यक्ति बैठ रहा है या चल रहा है, ठीक है, ट्रेन में बैठकर चल रहा है उसका स्टेशन का नाम, और जहाँ पर उतरने वाला है जहाँ उसका स्टॉप है वहाँ का नाम। और ई पॉइंट हमारा है कि अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय। तो बिल्कुल देखिए मैं बता दूं आपका इसमें कौन कौन से पॉइंट सही हो जाएंगे। टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, बिल्कुल आपका पॉइंट सही हो जाएगा, क्योंकि टिकट पर आपका जो होता है कि टिकट बुक जहाँ जिस तारीख को करी गई है उसका भी समय होता है और तारीख भी होती है, और यात्रा शुरू करने की तारीख भी उसमें होती है, ठीक है। बात करेंगे दूसरे मतलब बी पॉइंट की, कि डिब्बे का नंबर और बर्थ का नंबर बिल्कुल आपका उसमें लिखा होता है। अगर आपको ये चीज़ प्रत्यक्ष रूप से जाननी है तो आपके पास एक टिकट होगा तो उसको आप देखेंगे। बात करेंगे सी पॉइंट की, कि यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग, ये आपका नहीं होता है उसमें, बिल्कुल समझेंगे। और डी की बात करेंगे, ट्रेन का नंबर और नाम का स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और
अंतिम स्टेशन का नाम, ठीक है। तो ये भी आपका उसमें होता है जहाँ से आप यात्रा करने वाले हैं, जहाँ पर आपकी यात्रा समाप्त हो रही है, ठीक है। जो अंतिम स्टेशन है, जहाँ आपका लास्ट स्टॉप है, उसका क्या है स्टेशन का नाम होगा। जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ का आपका नाम उसमें होगा, ठीक है। और क्या है ई पॉइंट हमारा है कि अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय भी उसमें होता है। तो बिल्कुल बता देंगे कि इसमें आपके देखिए कौन कौन से पॉइंट आपके इसमें सही हो जाएंगे। तो कहेंगे सर ए पॉइंट, बी और सी, और आपका क्या है डी और ई होगा। तो बिल्कुल बता देंगे इसमें आपका कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए बी डी ई, जो कि आपके इसमें सही हैं। बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात आपके। अगर टिकट से संबंधित आ जाएगा तो उसमें आपका क्या होता है, टिकट बुक करने की तारीख होगी, ठीक है, और यात्रा शुरू करने की तारीख होगी, और उसके बाद में आपका क्या होगा, डिब्बे का नंबर होगा, बर्थ का नंबर होगा, और क्या है ट्रेन का नंबर होगा, और स्टेशन का नाम होगा जहाँ से आपने यात्रा शुरू करनी है, जहाँ आपकी यात्रा ख़त्म हो रही है, और क्या है अंतिम स्टेशन पहुँचने की तारीख और समय होगा। बिल्कुल बात समझ देखिए यहाँ पर यात्रा शुरू करने की तारीख और यात्रा खत्म होने की तारीख बिल्कुल मैंने बता रखा है। तो बिल्कुल आपके बात समझ में होगी। इससे रिलेटेड अगर कहीं भी क्वेश्चन भी आपका आ जाता है तो बिल्कुल आंसर आप सही करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझ के चलेंगे तो बिल्कुल आपका जो पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आसानी से आप क्या है आंसर को लगा देंगे। तो बात को बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। क्या है, निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। बात समझ में आ गई होगी। ए हमारा है कि बच्चे कम गलतियां करें, ऑप्शन बी हमारा है कि बच्चों को करके सीखने के अवसर मिलें, ऑप्शन सी हमारा है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, और डी हमारा है कि बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो क्या समर्थन नहीं करती है, तो बिल्कुल आपके बात समझ में आ गई होगी। क्या कहेंगे सर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बच्चे कम गलतियां करें। तो ये आपका इससे संबंधित नहीं होता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति इसमें समर्थन नहीं करती है। पर्यावरण अध्ययन की जो शिक्षा है उसे इसका समर्थन नहीं, बच्चे कम गलतियां करें। बच्चा गलतियां करेगा जब बच्चा स्वयं करके सीख रहा है। मैंने आपको बता रखा है प्राथमिक स्तर की बात आ रही है, पर्यावरण अध्ययन की बात आ रही है। तो बच्चा वहाँ स्वयं करके सीख रहा है तो कुछ ना कुछ गलतियाँ भी करेगा। तो बच्चे कम गलतियाँ करें, ये आपका इसमें नहीं हो जाएगा। और बात करेंगे तीनों ऑप्शन की जो आपके अदर बचे हैं। बी ऑप्शन में बात करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बिल्कुल आपका पॉइंट सही हो जाएगा। और यहाँ पर वो आ जाता है कि समर्थन करती है, ठीक है। क्या है, समर्थन करती है। तो बिल्कुल आपको इसमें से लगाना था। ये तीनों आपके सही थे, लेकिन बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें ये आपका नहीं है, लेकिन बच्चा जो उससे संबंधित प्रश्न पूछे तब आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कि बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, बिल्कुल बात सही हो जाएगी। लेकिन जो बिल्कुल मोस्ट सुटेबल आंसर है इसका आपका होता वो आपका बी हो जाता। जहाँ कब होता, जब आपका यहाँ पर हो जाता कि समर्थन करती है, ठीक है। क्या समर्थन करती है, बात समझ में आ गई होगी। यहाँ नहीं की बात आ रही थी तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बच्चे कम गलतियाँ करें, ठीक है। ये बच्चे यहाँ पर आ जाता है कि बच्चे को बार बार क्या है किसी विषय वस्तु को दोहराना। मैं बताता हुआ चलता हूँ, बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। बच्चे को कंठस्थ करवाना, बच्चे की गलतियों को क्या है देखना नहीं देखना, ठीक है। एक शिक्षक क्या है कक्षा में आकर शांति से बैठ, इस प्रकार देखिए निगेटिव पॉइंट आपको खुद देखने को मिल जाएंगे और आप समझ भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बात करनी है बच्चे कम गलतियाँ करें, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया, उसमें सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किया। तो इसमें भी देखिए कुछ पॉइंट दे रखे हैं जो कि हमें बताने हैं कि इसमें से कौन सा बिल्कुल इससे रिलेटेड होगा। तो पहला पॉइंट हमारा समूह में पत्तियों का संग्रह करना, और हमारा दूसरा है कि पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, और तीसरा हमारा है कि अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। क्या है, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बात समझेंगे। देखिए आप क्या करते हैं कि यहाँ बस इतना क्वेश्चन आपको पढ़ा और उसके बाद में डायरेक्ट आप आंसर पे आ गए, ऑप्शन पे आ गए, लेकिन आपने जो बीच में जो आपका इससे रिलेटेड जो पूछ रखा है वो आपने नहीं देखा, तब आप क्या करते हैं, आप आंसर गलत कर देते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस प्रकार की गलती हमारे साथी ज़रूर करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं उसमें एक आपका क्या नहीं से रिलेटेड, मैंने आप हर वीडियो में आपको बताता चलता हूँ कि नहीं वाले क्वेश्चन को आप नहीं देखते हैं। जैसे पूछ रखा होगा कोई भी, इसमें यहाँ पर देखो प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, यहाँ पर देखो प्रोत्साहन
आप समझेंगे प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इस प्रकार की आप कन्फ्यूजन हो जाती है, तो यहाँ बिल्कुल आपको समझना है प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। इसमें आपकी बात ये पूछी जा रही है। तो ऑप्शन ये देखेंगे कि जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। बी हमारा है कि बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। ऑप्शन सी हमारा है कि बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। ऑप्शन डी हमारा है कि बच्चों की परस्पर क्रिया का अवलोकन सहयोग। तो मैं बता दूं, देखिए इसमें ये आपका सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, लेकिन सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, वो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। तो मैंने बता दिया, कोई भी याद करने वाली बात आप नहीं करेंगे, रटवाने की बात नहीं करेंगे, कंठस्थ करने की बात नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी निगेटिव पॉइंट आपको खुद देखने को मिल रहा है कि जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उसके नाम याद करने में बच्चों की पहल। तो बता दें प्राथमिक स्तर की बात आ रही है, तो इससे रिलेटेड आप नहीं लगाएंगे पॉइंट, बिल्कुल आपके बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें भी देखिए ये क्वेश्चन भी आपको पॉइंट से रिलेटेड है, कुछ पॉइंट दे रखे हैं और इसमें बताना है कि कौन कौन से पॉइंट आपके सही होंगे। तो कविता और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अंतर वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियाँ, तो ये पॉइंट हमारा है कि बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा कि संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं। सी हमारा है कि विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है। और डी हमारा है कि सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है। तो बिल्कुल बताएंगे, देखिए इसमें कौन कौन सा आपका सही हो जाएगा, बताता हूँ कि ऑप्शन आपका ए पॉइंट सही हो जाएगा। बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है, मतलब बच्चा जो है जिस माहौल में रह रहा है उसके अनुसार बच्चे को क्या है, एक शिक्षिका हो या एक शिक्षक हो, कोई भी कविता कहानी के माध्यम से क्या है उसको समझा सकती है। तो ऐसे रिलेटेड इससे कहीं ना कहानी कविता से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं, तो बात समझते हुए चलेंगे। बी की बात करेंगे संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करना, बिल्कुल बात सही हो जाएगी। विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है। मैंने बता रखा है व्याख्या की कहीं भी बात आ रही होगी, आपकी व्याख्या करने की बात आ रही है, वो आपका बिल्कुल निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। मैंने आपको बता रखा है, आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी मेरी, तो ठीक है, जो मैंने आपकी ये इससे रिलेटेड ये सीरीज से रिलेटेड मैंने वीडियो करा रखी है वो आपने देखी हैं, तो बिल्कुल आपको क्या है बहुत ही ज़्यादा ईवीएस का पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग होने वाला है अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट कर ली तो। ठीक है, बात करें डी पॉइंट की, सृजनात्मक एवं सौंदर्यबोध का पोषण कर सकती है, बिल्कुल बात सही हो जाएगी। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा जिसमें आपकी ए बी और डी पॉइंट हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बताएंगे ऑप्शन हमारे ए में हैं। ठीक है, तो सृजनात्मक और सौंदर्यबोध मतलब बच्चा जो है क्या है, उसमें मैंने बता रखा है जब बच्चे के सामने कहानी कविता के माध्यम से बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो बच्चा जो है स्वयं उसमें क्या है इन्वॉल्व होता है, क्या है इन्वॉल्व होता है, वह समझता है कि मैं इस कहानी में हूँ। ठीक है, तो क्या है उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, मैंने बता रखा है। बच्चे के क्या है अधिगम का विकास होता है, क्या आनंद प्रमोद के, मैंने बताया आनंद प्रमोद के साथ क्या है आमोद प्रमोद के साथ बच्चे के क्या है अधिगम का विकास होता है। ठीक है, तो बिल्कुल बता रखा है, जहाँ पर आमोद प्रमोद केवल मनोरंजन की बात आ जाएगी वो आपका निगेटिव हो जाएगा, लेकिन अधिगम के साथ जोड़ने की बात आ जाएगी वो आपका बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी आपके, तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। तो ऑप्शन ए संदर्भ पुस्तकें, ऑप्शन बी पोस्टर, ऑप्शन सी हमारा समाचार पत्र, ऑप्शन डी हमारा पाठ्य पुस्तक। तो संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, पाठ्य पुस्तक ये आपके क्या विद्यालय से रिलेटेड होती हैं, लेकिन जो आपका समाचार पत्र होता है वो आपका बाहरी जीवन से क्या है रिलेटेड होता है। तो मैंने बता रखा है आपको क्या है, कोई भी प्रकरण पढ़ा रहे हैं या पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कोई बात हो रही है तो बच्चे को दैनिक जीवन से संबंधित करके क्या है बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़कर क्या है बच्चे को पढ़ाना है। तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, समाचार पत्र। बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको पोस्टर नहीं लगाना है, पाठ्य पुस्तक नहीं लगानी है, संदर्भ पुस्तकें नहीं लगानी है, बिल्कुल आपको क्या लगाना है समाचार पत्र लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कक्षा 4 के, देखिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे क्योंकि आपके ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्र का अवलोकन रिपोर्ट और
सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को कहा जाता है। तो बिल्कुल समझेंगे। ऑप्शन ए हमारा पोर्टफोलियो, ऑप्शन बी हमारा दत्त कार्य, ऑप्शन सी परियोजना कार्य, ऑप्शन डी हमारा घटना वृत्तांत अभिलेख। तो मैंने बता रखा है जहाँ पर बच्चे का पूरा लेखा जोखा क्या होता है, जिसमें होता है वो आपका क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। जहाँ पर क्या है, एक शिक्षक जब विद्यालय में आता है, क्या है, पोर्टफोलियो के द्वारा बच्चे के व्यवहार, बच्चे के जो जो भी क्वालिफिकेशन, मतलब जो भी है बच्चे के रिलेटेड जो जितने भी उससे संबंधित बातें होंगी वो आपके पोर्टफोलियो में आप उसको देखने को मिल जाती हैं। तो बिल्कुल बात समझ में आई होगी कि क्या है, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डालने की बात आ रही है। तो बिल्कुल आपको पोर्टफोलियो लगाना है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ऑप्शन बी हमारा है कि शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत, ऑप्शन सी हमारा शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत, ऑप्शन डी हमारा है शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो बिल्कुल आपका जो खेल विधि संबंधित है, क्या प्राथमिक स्तर पर खेल विधि संबंधित है कौन से शिक्षण से, तो शिक्षण विधि में ये आपकी आती है क्या है, खेल विधि। खेल विधि के माध्यम से क्या है, बच्चे को क्या है, विभिन्न प्रकार के विषय वस्तु के बारे में समझाया जाता है, बच्चे के ज्ञान में वृद्धि होती है। बात समझ में आ गई होगी। तो कहीं भी बात आ जाएगी खेल विधि की तो बिल्कुल आपको लगाना है शिक्षण विधि के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। तो मैं देखिए क्वेश्चन आपको दिखा दूं, तो इसमें भी कुछ आपके पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं कि कौन कौन से इसमें आपके पॉइंट सही होंगे। तो बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे जो आपके इस सीटेट में आ चुके हैं, तो आपके क्या है, इससे इससे संबंधित ही आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई पॉइंट दे रखे होंगे, उन्हें पूछ लेगा कौन कौन से पॉइंट सही है, कौन सा नेगेटिव है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर लाए जाते हैं। तो बिल्कुल कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हैं और जितनी भी वीडियो हम करा रहे हैं, जितनी भी हमारे जो सीटेट से रिलेटेड जो भी जितने आपको मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है, अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। तो इसमें पॉइंट दे रखे हैं कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, बी हमारा है पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, सी हमारा है कि जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, डी हमारा है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, और ई हमारा है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो इसमें दे रखा है कि माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेवारियों का उपयुक्त में से चुनाव कीजिए। तो क्या है, एक ग्रुप लीडर के नाते आप जो है इनमें से क्या क्या करेंगे। तो ये आपका इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है। तो चलते हैं बिल्कुल पॉइंटों की ओर कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये आपके लीडर की एक क्या है बात होती है जो आपके लीडर को करना चाहिए। पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, ये आपके निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। सी है कि जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, उसे खाने पीने के लिए इंतजाम करना, बिल्कुल सही लगाएंगे। रुकने और आराम करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढना, ये आपका क्या है, एक ग्रुप लीडर की क्या है, एक कह सकते हैं एक बात होती है जो कि एक ग्रुप लीडर को करनी चाहिए। एक जिम्मेवारी होती है जो एक ग्रुप लीडर को निभानी चाहिए। ठीक है, जो कि कर्तव्य उत्तरदायित्व तो उसका होता है। बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें आपके कौन कौन से पॉइंट सही होंगे, ए, डी और ई। देखिए देखते हैं किसमें आपका इसमें है। तो ए, डी और ई ये आपका बिल्कुल आपके ऑप्शन ए में दिख रहा है हमको। क्या है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। बिल्कुल मैं दोबारा से आपको पॉइंट दिखा दूं कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, बिल्कुल जो चलना से उस रुकने के लिए आपका नेगेटिव हो जाएगा। साथी के बीमार होने पर उनका ध्यान रखना, उसके खाने पीने के इंतजाम करना, बिल्कुल सही हो जाएगा। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, बिल्कुल आपका ए, डी, ई पॉइंट बिल्कुल इसमें सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उसके दो बच्चे होते हैं। इस कथन, तो इसमें दे रखा है कि कुछ कथन है, इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी हमारा है सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। और सी हमारा है कि सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है।
और डी हमारा है कि सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। परिवार एक इकाई होता है, मैं दोबारा से आपको समझा दूं, जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। तो बताना है कि कौन इससे रिलेटेड पॉइंट होगा। तो बिल्कुल बताएंगे इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो बताएं हैं इसमें, तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। बिल्कुल यह कथन आप पर नहीं है, सही नहीं है। तो बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। तो क्वेश्चन ये अगला भी कुछ इससे ही संबंधित, मतलब कुछ पॉइंटों से संबंधित ही है कि कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। तो कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया, जैसे कुछ पॉइंट हमारे देश में दे रखे हैं। ये है हमारा दवाओं के गुणों वाली पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। बी हमारा है बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। बिल्कुल क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो आंसर आप बता देंगे। तो शिक्षक ने समूह को सही माना, ए समूह को सही माना है और बी को गलत माना है। क्या सही माना है कि दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, यह शिक्षक ने सही माना है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कि वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। बी हमारा है कि यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा है कि बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं, जिसकी सराहना होनी चाहिए। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा कि अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल बताएंगे इसमें, देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। तो दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है, बिल्कुल अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी सही होगा। अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण करते हैं, मतलब बच्चे के अनुभव को प्राथमिकता देनी, मैंने आपको बता रखा है, जिसमें बच्चे के अनुभव को प्राथमिकता दी जा रही है, बच्चे की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित किया जा रहा है, बच्चे को अवसर दिया जा रहा है, बच्चा खोज के सीख रहा होगा, वो आपके आंसर बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो इसमें आपका आंसर डी सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय पाठचर्या, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो बिल्कुल बताएंगे प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। ऑप्शन बी हमारा है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। ऑप्शन सी हमारा है कि विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा कि कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। तो बिल्कुल मैंने बता रखा है, इसमें आप बताएंगे कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। जो छात्र, जो साथी हमारे रेगुलर क्लास कर रहे हैं, उनको पता होगा कौन सा इसमें आंसर सही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल बताएंगे ऑप्शन आपका डी सही होगा। कक्षा अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, मैंने बता रखा है, हर वीडियो में बताता हूँ। जहाँ पर बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़कर क्या पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, वो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाया जा रहा है, वो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। क्या नहीं है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए ऑप्शन ए हमारा है कि उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। क्या है, उसे बात समझते हुए चलें, उसे शिक्षार्थी के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। बात यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की बात आ रही है, तो किसके अनुरूप होना चाहिए, वो उससे संबंधित बात हो रही है इसमें। तो कह रहे हैं पहला ऑप्शन उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल मतलब उसके जो बच्चा कर रहा है। बी हमारा होगा कि उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा है कि उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के स्वरूप
कार को उत्पन्न करना चाहिए, ऑप्शन डी हमारा है, उससे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। तो बिल्कुल बताएंगे इसमें, देखिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो बिल्कुल बताते हुए चलेंगे तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। तो इसमें बात आ रही है पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, तो बिल्कुल आपको ऑप्शन बी लगाना है। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। तो बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता स्थान दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आएगी। चलिए ऑप्शन ए हमारा है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। ऑप्शन बी हमारा है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। ऑप्शन सी हमारा है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन डी हमारा है तकनीकी शब्दावली को सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो बिल्कुल आपको ये पता होगा, मैंने आपको बता रखा है, बिल्कुल जो साथी रेगुलर कर रहे हैं क्लास उनको पता है कि कौन सा इसमें आपका आंसर सही होगा। तो मैं बता दूं, देखिए पहला ऑप्शन जो है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करना बिल्कुल नहीं आएगा। विषय की आधारभूत संकल्पना व्याख्या करने की बात इसमें आ रही है, बिल्कुल आप नहीं लगाएंगे। ऑप्शन सी हमारा है कि चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने की बात आ रही है, बिल्कुल आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी की बात करें तकनीकी शब्दावली सटीक परिभाषाओं की बात इसमें आ रही है, तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। लेकिन जो आपका आंसर सही होगा वो ऑप्शन सी रहेगा कि चिंतन और विस्मय के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने की इसमें बात आ रही है। तो मैंने बता रखा है जहाँ पर अवसर उपलब्ध कराने की बात आ जाएगी, बच्चों को अवसर दिए जा रहे हैं, वो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं वो आपके समझ में आ गए होंगे। तो आगे भी हम इस सीरीज को क्या है कंटिन्यू करेंगे। तो जितने साथी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। ठीक है, तो मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लेकर आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।